बात है शंकर, ये औरतें तुमसे अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने आई, तुमने इनकी पिटाई कर दी। ये तो ठीक नहीं। चलो इनसे माफी मांगो। माफी मांगे? मांग लो, इन लोग से माफी मांगे। अरे गुणानंद भैया, हमें कोई माफी वाफी नहीं चाहिए। सही कह रही है, एकदम सही कह रही है। अबे जब इनको पीटने में कोई आपत्ति नहीं है तो तुम काहे क्रांति का झंडा उठाए घूम रहे हो बे? ये क्रांति की बात नहीं है शंकर, ये न्याय की बात है। देखो, आज तुम्हारे शरीर में बल है, ताकत है, तो तुम इनको मारते हो, पीटते, चुप रहते, बोलते नहीं। लेकिन ये ना भूलो कि इनके पास भी सत्य का बल है। तुम जानते हो तुम बौड़ा गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, समझे? देखो, हमको यहाँ पे तमाशा चाहिए नहीं। जितना तामा झामा है ना तुम्हारा ये सब लपेटो और निकलो यहाँ से, समझे? जैसे प्रभु की इच्छा। काका बहुत सम्मान करते हैं हम आपकी, लेकिन अब एक बात तो तय है कि जब तक शंकर इन गांव वालों से माफी नहीं मांगेंगे और इनकी मजदूरी नहीं देगा, तब खेतों में काम नहीं होगा। और हम सब भी यहीं बैठे रहेंगे काका, देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है ना? चलो बैठ जाओ भाइयों, बैठो, बैठ जाओ, बैठो सब अपना ही बैठो। गुणानंद, छोड़ो, जाने दो। शंकर से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करे। तुम मुझसे सब अपनी मजदूरी ले लो, ये मजदूरी ले लो। धन्यवाद। बोल इनसे, आगे से किसी को नहीं मारेगा। माफी मांगी इससे, बोल। तीन बार लेना है, ध्यान रखा करो। कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आके तुम लोग? कंपाउंडर, ये क्या कर रहे हो तुम? सर, हमने लास्ट ईयर के सारे केसेस को छाना। इनमें से 12 केसेस हमारे मतलब के हैं, जिनमें विक्टिम की उम्र 14 से 18 साल के बीच है। 7 लड़के और 5 लड़कियां। 7 लड़कों में से 5 लड़कों के ऑर्गन निकाले गए हैं, जबकि सभी लड़कियों के रेप किए गए। 2 लड़कियां तो ऐसी हैं सर जिनके ऑर्गन्स भी गायब थे। और सर कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो आशुतोष के केस से काफी सिमिलर हैं। 3 लाशें तो उसी तालाब में मिली थी। और सर, ये ऑर्गन वाली बॉडी, ये बिल्कुल आशुतोष की बॉडी की तरह ऑपरेट की गई है। ऑर्गन्स को निकालने का तरीका इतना ब्रूटल था कि चांसेस कम है कि ऑर्गन को बॉडी से निकालने के बाद उनका कुछ यूज हो पाया। ब्लैक मैजिक का कोई कनेक्शन? सर, कुछ बॉडीज पर मार्किंग मिली थी, ऑलमोस्ट आधी बॉडीज को दागा गया था। लेकिन 2 लाशें ऐसी थी जिन पर कोई मार्किंग नहीं थी। लेकिन एक बात है सर, ऑर्गन को बॉडी से निकाला तो गया है, जैसे कि आशुतोष की बॉडी से निकाला गया था। इतने सिमिलर केसेस और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इनमें से किसी की पहचान हुई है? जी सर, इनमें से 4 लड़के और 3 लड़कियों की पहचान हो गई थी, लेकिन बाकी बॉडीज अनआइडेंटिफाई ही रह गई थी। इन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को आइडेंटिफाई करो और इनसे रिलेटेड जितने भी थाने हैं उनमें पूछताछ करो। देखो क्या निकल कर आता है। इतना सारा कनेक्शन है तो कोई ना कोई कॉमन लिंक जरूर होगा। और स्कूल में भी पता करो इन अनआइडेंटिफाइड लाशों के बारे में। इतनी सारी लाशों का एक ही तरीके से काटा जा रहा, बहुत सारे सवाल खड़े कर। इस अंकित के बारे में कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला। मोबाइल की स्कैनिंग चल रही है, शायद उसमें कुछ मिले। सर, आप लड़कों के बारे में क्रॉस चेक कर रहे थे, वो तो ठीक है, पर ये लड़कियां, हमारा बॉयज स्कूल है। पॉसिबल है कि आसपास की लड़कियां हों जिन्हें आपने कभी देखा हो या आपके स्कूल में उन्हें कोई जानता हो, कोई गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंडशिप वगैरह। सर, हमारे यहाँ के स्टूडेंट तो बाहर ही नहीं जाते हैं, तो ये लड़कियों वाला एंगल तो निकलता ही नहीं है। मैडम, जिस ट्रस्ट का स्कूल है उनके गर्ल्स स्कूल भी तो हैं, हो सकता है वहाँ की कोई लड़की हो। होगी सर, पर मैं इनमें से किसी को नहीं जानती हूँ। आप ट्रस्ट का एड्रेस लीजिए और वहीं जाकर पता कर लीजिए। सर, आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन में बार बार स्कूल को लेकर आ रहे हैं, स्कूल की रेपुटेशन पे असर पड़ रहा है। सर, इनमें से कोई भी लड़का या लड़की हमारे किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जो बच्चे हमारे स्कूल से भागे हैं, ये उनकी मिसिंग रिपोर्ट है, जो हमने पुलिस में भी लिखवाई हुई है। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये हमें भी नहीं पता। हमें स्कूल से भागे हुए हर बच्चे की डिटेल चाहिए,
वो यहाँ पर आने से पहले किसके साथ थे, कहाँ रहते थे? जी सर। बेबी बस 2 मिनट, बेबी 2 मिनट, बस 2 मिनट, बेबी 2 मिनट, बस 2 मिनट में सब्जी तैयार, फिर बेबी खाना खाएगा। चलो बेबी बस बस बस, चलो। चलो देखिए कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, देखो कौन है, कौन है, कौन है, देखो 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 कौन है। ओ मम्मा आई है। ओ जी बुड्ढो, क्या हुआ मेरे बच्चा? सुबह से तंग ही कर रहा है। सब्जी, अरे सब्जी। गौतम, तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है? क्या हो गया अचानक? तुम जानती हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अच्छा बताओ, तुम्हारा काम कैसा था? ठीक ही था, पर हुआ नहीं। अगर हमें इस बार का चुनाव जीतना है ना, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। हम अपने क्रेडिट पर चुनाव नहीं जीत सकते। वो गुणानंद है ना, वो जनता का मसीहा बन बैठा है। अच्छा, अभी जागे हैं आप। सरकार, ये जो बुद्धि आपको आई है ना, बहुत देर से आई है, समझे? क्या लूट मचाए हो पिछले 5 साल तक, और जिस टाइम पे आप लूट मचा रहे थे ना, वो गुणानंद जनता के बीच में जाके उनके लिए काम कर रहा था, इसीलिए मसीहा बना है। हमारी एक बात ना आप कान खोल के सुन लीजिए, आपके इस नेतागिरी में ना बहुत सारा पैसा लगाए हम, अब हम नुकसान नहीं उठा सकते। तो ये गुणानंद का हिसाब किताब कीजिए, समझ रहे? क्या कि हमारा पैसा ना मेहनत का पैसा, ब्याज सहित असूलेंगे। वक्त के साथ साथ ये केस भी बड़ा और संगीन होता चला जा रहा था। नए नए खौफनाक और खतरनाक मामले रोशनी में आ रहे थे, क्योंकि लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, इसलिए कोई भी खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहल जरूर करता है। इस केस में अपराध के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों की, आवाज उठाने वालों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसी के जरिए इस अपराध का महाजाल हम काट सकते थे। सलाम साहब, बोल। एक खबर लाया आशुतोष के बाप के बारे में। क्या खबर? सर आजकल कुछ ज़्यादा ही भगवान को मानने लगे। तो इसमें खबर जैसा क्या है? आप ही तो जादू टोने का एंगल ढूंढ रहे थे ना, इसलिए सोचा बता दूं। आप तो जानते हो छोटी मोटी बात के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो बड़ी बात बताना। आशुतोष और उसके बाप के रिश्ते के बारे में। सर, एहतियात के तौर पर आदमियों को जब डिटेल्स निकालने के लिए कहा था, तब इस फैमिली के बारे में ये बात पता चली, जिसे बहुत ही खूबसूरती से इन लोगों ने छिपा के रखा हुआ। आजकल बहुत पूजा पाठ करवा रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? घर की शांति के लिए करवा रहे हैं। लेकिन हमें तो पता चला है कि ये सब कुछ आजकल में शुरू किया आपने। अचानक से इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? मेरा बेटा मरा है। आपका नहीं, आपके बड़े भाई का। आशुतोष आपका बेटा नहीं था, ये बात आपने हमसे छुपाई। वो मेरे बड़े भाई का बेटा था, लेकिन मेरे बेटे जैसा ही था। बड़े भाई की मौत के वक्त वो 2 साल का था, तब से पाला है उसे। छुपाने जैसा क्या है? छुपाने वाली बात है पैसा। आपने अपनी बेटी सारिका की शादी के लिए आशुतोष की एफडी तोड़ी, और एफडी तोड़ने के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? 5 लाख रुपए के लिए मैं ये सब करूंगा? मैंने कब कहा कि 5 लाख रुपए के लिए आप करेंगे सब? पेपर्स है ना? ये पेपर्स हमने तहसील से मंगाए। ये आपके बड़े भाई की प्रॉपर्टीज के पेपर है, और इसके मुताबिक उनकी मौत के बाद तुरंत ही उनके बेटे के नाम पे हो जाती है सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, और उसकी मौत के बाद ये सब कुछ आपके नाम पे हो जाता है। अब इतना सब कुछ के लिए आप ये सब तो करिए। खुद से कातिल ढूंढा नहीं जा रहा और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मुझे और भी काम है। इस आदमी के बारे में पता करना, जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और जितने भी बाबा और पंडित हैं उन सबको राउंड अप करो, पता करो कौन सी पूजा पाठ करवा रहा है। कहीं ये जादू टोना तो नहीं करवा रहा? पता करते हैं सर। चल। सॉरी 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 सॉरी, गलती से बटन दब गया था। मैं जानता हूँ तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, सो सॉरी। कोई बात नहीं, एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था। फोबिया मुझे है और खामखा तुम्हें तकलीफ में डाल रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द, तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है,
पर तुम किसी से शेयर नहीं करना चाहती। पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Thank you very much, sir. Have a great day. शोना, हाँ मैं लंच के लिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा, आधा घंटा लग जाएगा फिर भी मुझे, तब तक कि तुम रिसेप्शन संभाल लेना, ठीक है? कुछ मिला? हाँ मिला तो है, मगर मुझे वो तो मिल जाए जिसके लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। सर टोटल मिली 12 लाशों में से 5 लाशों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिन 7 लाशों की पहचान उनके घर वालों ने की थी उन सबको बुलाकर हमने उनका बैकग्राउंड चेक किया तो सबके अंदर एक कॉमन लिंक निकलकर सामने आया है। क्या है कॉमन लिंक? अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ इन बच्चों की फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस मर्डर्स में है, या फिर डर के मारे इन लोगों ने केस फाइल नहीं किया इसके खिलाफ। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली यही लिंक आशुतोष की फैमिली का है। राकेश के यहाँ काफी आना जाना है इनका। वहां जाके चेक करो, देखो क्या मिलता है। बस प्रशांत अंदर देखो, वहां जाओ। हाँ। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप लोग ऐसे कैसे प्रेमाइस के अंदर घुस आए? देखिए मैम, हमें प्लीज अपना काम करने दीजिए, आपको जल्दी पता चल जाएगा। ओके सर। हाँ बच्चे, कुछ पता चला? अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, आप लोग की इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकत की वजह से देखिए कितना डरे हुए हैं वो। इस तरह आप लोग अंदर घुस आए, वो भी बिना वारंट के। आई विल कंप्लेन इट टू योर सीनियर्स। रोहिणी, अपना जल्दी से सामान पैक कर ले और हम यहाँ से चलते हैं। दीदी मैं कहीं नहीं जा रही। पागल हो गई है, यहाँ पर बहुत खतरा है। अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तो चलो मेरे साथ, मैं सब समझाती हूँ रोहिणी। प्लीज़ रोहिणी। चलो रोहिणी। रुक क्यों गई? चलो। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मुझसे जलती हो, और अभी तो मुझसे जलने के और भी वजह है ना तुम्हारे पास। ये पैसा, ये पावर,
है ना? रोहिणी, ऐसी बात नहीं है बेटा। यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। चलो। क्यों दीदी, क्यों सही नहीं है? जब तक तुम कर रही थी सब कुछ सही था, लेकिन तुम पीछे रह गई, मैं आगे निकल गई, तो बस सब कुछ गलत हो गया। दीदी, बचाओ! कोई है वहाँ पर? कोई नहीं। बचाओ मुझे! चुप हो जाओ, कोई है वहाँ पर? बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! हिमांशु रावत, इतनी लापरवाही। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो तो क्या पुलिस के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे? तुम जानते भी हो कितना केओस हो सकता था अगर पब्लिक को इस रेड के बारे में पता चलता। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन की सारी लीड्स इसी जगह पर पहुंच रही थी, इसे हमने रेड मारी। आगे से इस बात का ख्याल रखना, मुझे इन्फॉर्म किए बिना तुम इस केस में कोई भी कदम नहीं उठाओगे। पिछले हफ्ते एक टीम ने रेड मारने की परमिशन मांगी थी। ये फाइल स्टडी करो। ये क्या है सर? एक टीम और भी है जिसने सेम जगह पे छापे मारने था। कौन सी टीम? जी, इस केस के बेसिस पर ही हमने कमिश्नर साहब से रेड के ऑर्डर मांगे थे, बट इनफ एविडेंस ना होने की वजह से ऑर्डर इशू नहीं हुए थे। ये कौन सा केस था? एक आदमी की बीवी गायब हो गई थी। सर, मेरी बीवी वैदेही, वो बोल के गई थी कि वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रही है, पर तब से अभी तक वो वापस नहीं आई। कहाँ गई थी वो? पता नहीं सर, कुछ बताया नहीं। सर, मैंने ऑफिस से पूछताछ भी की, पर उन्होंने कहा कि वैदेही शहर से बाहर कहीं गई नहीं ऑफिस के काम से। जब हमने इस औरत के ऑफिस से पता किया तो हमें ये पता चला कि वो औरत अक्सर अपने पति से झूठ बोल करके कई शहरों में जाया करती थी, जबकि उसके ऑफिस से कभी भी काम के सिलसिले में उसको शहर से बाहर भेजा ही नहीं गया था। फिर ये कहाँ जाती थी? पहले तो हमें ये अफेयर का एंगल लगा, फिर हमने उसके पति से बात की। देखिए, आपकी बीवी ऑफिस के काम से तो बाहर जाती नहीं थी, और आपका ये कहना है कि उसका कोई अफेयर भी नहीं था, फिर वो आपसे झूठ बोल करके आखिर जाती कहाँ थी? सर, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर उसकी एक बहन थी रोहिणी, जो शादी से पहले कहीं चली गई थी। हो सकता है वैदेही उसे ही ढूंढने जाती हो, क्योंकि हमेशा वो यही कहती रहती थी कि उसको वो ढूंढ के ही रहेगी। कहाँ से गायब हुई थी उसकी बहन? सर, कभी उसने मुझे बताया नहीं। जब हमें वैदेही की बहन रोहिणी की गुमशुदगी के बारे में पता चला, तब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू की। हमने वैदेही की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली, अलग अलग उन शहरों की जहाँ पर वैदेही जाया करती थी, और हर उस जगह के बारे में जहाँ के लिए उसने ऑटो बुक किया था, और वो सब वैदेही को एक ही पॉइंट पर लेकर के गए थे, नेटवर्क्स की इन बिल्डिंग्स पर। जी, और आखिरी बार वैदेही जब गायब हुई तब भी वो ऑटो से इसी बंगलो पर गई थी, जो इसी नेटवर्क की प्रॉपर्टी है। हमें डाउट है कि वैदेही और उसकी बहन रोहिणी का गायब होना इन लोगों से ही रिलेटेड है, और शायद इसीलिए वैदेही अलग अलग शहरों में जाया करती थी, और इसीलिए उसने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। हो सकता है जान के खतरे को लेकर के डर रही होगी। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। सर, ये वही लोकेशन है जहाँ पर वैदेही मिली, और ये वही लोकेशन है जहाँ पर हमने पहले टारगेट किया था, और इन सब का कनेक्शन वो नेटवर्क है। सर, ये सारे विक्टिम्स जो हैं इनके पावर की वजह से डरे हुए हैं। अगर आप हमें परमिशन दे देंगे तो ये सारे विक्टिम्स सामने आएंगे, सैकड़ों की संख्या में सामने आएंगे। हाइपोथेटिकल बातें मत करो हिमांशु। ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। शक करने की वजह हमारे पास बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे पास पुख्ता सबूत हैं? कोई चश्मदीद गवाह हैं? देखो, पिछली बार भी तुमने रेड मारी थी, क्या मिला? इस बार भी अगर हम फेल हो गए, रिजल्ट 0 आ गया, तो संभालना बहुत मुश्किल होगा हिमांशु। सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस आई विल नॉट फेल यू। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें काम करने नहीं दे रहा हूँ। इसलिए मैं ये कहूँगा कि तुम कोई पुख्ता सबूत ढूंढो, कोई चश्मदीद गवाह ढूंढो, तब मैं इस ऑर्डर पे साइन करूँगा। सिर्फ शक के बेसिस पर इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। हमने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी अपराधी को पकड़ने में हम नाकामयाब रहे। अब हलचल बढ़ गई थी। अब अपराधी की नजर पुलिस की हर एक मूवमेंट पे थी, क्योंकि केस सेंसिटिव और बड़ा था। कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस और उनकी फिक्र वाजिब थी। हम कोई गलती नहीं कर सकते थे और ना ही खुलेआम हाथ डाल सकते थे।
ऐसे में हमने ठोस और पुख्ता सबूत जमा करने शुरू किए। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। शायद वक्त आ गया था कि इस गुनहगार की किताब के पन्नों में कानून की सजा के पन्ने अब लिखे जाएं। ये आपने लिखवाई थी? जी सर, मेरे पति ऋतुराज की हत्या इन्हीं लोगों ने करवाई है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के लिए काम करने से मना कर दिया था। वो लोग इतने बड़े हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बस शूटर मिला, इंसाफ हुआ। सर, गाड़ी अभी अभी बंगलो से निकली है सर। गाड़ी पे नजर रख, किसी भी हाल में गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। ओके सर, अब तो सबूतों के साथ साथ गवाह भी मौजूद है। हाँ सर, वो वही है हाईवे पर। सर, वो रही गाड़ी। पीछा करो उसका और कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर, सभी जगह नाकाबंदी करवाओ। ये गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। तेज चलो। उस तरफ से लेके वो टेक करो। सर, अब तो सबूतों के साथ साथ गवाह भी मौजूद है। हमारी टीम्स रेडी है, बस आपके ऑर्डर्स की जरूरत है। देखो मैडम, आप पीछे तो नहीं हटेगी? नहीं सर, उस आदमी को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। सर, हम जितनी देर लगाएंगे वो इतनी दूर चला जाएगा। प्लीज। थैंक यू सर। देखो हिमांशु, अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डोंट वरी सर, आई विल गेट इट। लगता है हमारे बेटे में कुछ तो विशेष है। एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। अगर नरेश के छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो मुझे इतना कमजोर धर्म नहीं चाहिए। जब तक शंकर इन गांव वालों से माफी नहीं मांगेंगे और इनकी मजदूरी नहीं देंगे, खेतों में काम नहीं हो पाएगा। देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है ना। ब्रेकिंग न्यूज। अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि गुणानंद स्वामी को पुलिस ने राज्य के हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। गुणानंद की गिरफ्तारी के बाद उनके भक्तों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातें भी हुई हैं। छोड़ेंगे नहीं, आग लगा देंगे घर को। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक सन्यासी हूँ और आप मुझ पर ये इतने घिनौने आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। हमारे पास तेरे खिलाफ सबूत भी है और चश्मदीद गवाह भी है। कितने बड़े अफसर हैं आप, फिर ऐसी नादानों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसी ने कुछ ऊट पटांग कह दिया और आप हमको यहाँ इस कारावास में ले आए कैद करके। जो प्रभु की इच्छा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, भय है
कि आप हमारी बात मान नहीं रहे, लेकिन हमारे जो भक्त हैं बाहर, यदि उन्हें ये पता चल गया कि आपने मुझको यहाँ यूं कैद करके रखा है तो यकीन जानिए अनर्थ हो जाएगा। धमकी दे रहा है, दंगे करवाएगा, फसाद करवाएगा। अरे मैं कैसे फसाद करवाऊंगा? मैं तो यहाँ आप लोगों की कैद में हूं ना, कारावास में। लेकिन मेरे भक्त जो बाहर हैं इस कारावास से दूर, वो मासूम है, प्रेम करते हैं मुझसे, और प्रेम में तो इंसान कुछ भी कर जाता है ना। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसाता है ना तुम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ गुनाह कबूल किए जाते हैं। परंतु कौन से गुनाह, कौन से? ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करो, इसे यहीं रखो और खाना पीना बिल्कुल नहीं देना, और सोने भी मत देना। देखते हैं ये खेल कितने दिनों तक चलता है। सर, हाँ, आपका फॉर्मूला काम कर गया, बोलने को तैयार हो गया है। हर इंसान को उसके तरीके से हैंडल करना पड़ता है। चल। चल, अब बोल। न जाने 2-3 लोगों ने क्या बक दिया, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए इंस्पेक्टर। ये दीवारें ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे इंस्पेक्टर। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके भरतपुर से पूरे भारत के लोगों को धोखा दिया है तूने। बचपन से मेरे बाबा को लगता था कि कुछ खास है मुझे, कुछ तो बड़ा करूंगा मैं, और धीरे धीरे यही बड़ा करने की धुन मुझ में सवार होती चली गई। गुणानंद बाबा की, गुणानंद बाबा की, गुणानंद बाबा की। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि लोगों पर राज करने के लिए उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, मैं लोगों की भलाई के काम करना शुरू कर दिया मैंने, और लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन मुझ पर बढ़ता चला गया। बस फिर क्या था, पैसे मेरे कदम चूमने लगे, बड़े बड़े लोग आते थे मेरे सामने सिर झुकाते थे, मैं जो चाहता था वो करता था। और तूने इस पावर का इस्तेमाल अपनी इमेज बढ़ाने के लिए किया। लड़कियों का रेप किया, बच्चों को मारा, काला जादू किया। लेकिन ऋतुराज ने क्या किया था? उसे क्यों मार डाला? ऋतुराज हमारे लिए मारकाट वाले काम करता था, जादू में इस्तेमाल करने के लिए। पर पता नहीं क्या हुआ सर, धीरे धीरे उसका मन इन कामों से हटने लगा, और एक दिन बिना बताए सबको छोड़कर भाग गया। खतरा था वो हमारे लिए। अभी भी देर नहीं हुई है ऋतुराज, काम पर लौटा। क्षमा करें महाराज, जितनी गलतियां मुझसे होनी थी वो हो चुकी। मैं अब और गलती नहीं करना चाहता। मुझसे यह पाप के कारोबार का बोझ नहीं सहा जाता। वैदेही कहाँ है? आशुतोष के माता पिता की तरह वैदेही और रोहिणी के माता पिता भी हमारे भक्त थे, और उन्हें परम ज्ञान देने के लिए हमें सौंप गए थे। सौंप गए थे और तूने उनका शोषण किया। वैदेही कभी भी सहज नहीं थी आश्रम में, लेकिन रोहिणी पूरी तरीके से काबू में थी हमारे। 6 साल दोनों आश्रम में रहे, परंतु उनके माता पिता की मौत के पश्चात वैदेही आश्रम से भागने में सफल हो गई। लेकिन वैदेही रोहिणी को आश्रम से निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, और एक दिन वो रोहिणी तक पहुंच भी गई, लेकिन रोहिणी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। रोहिणी चुप हो जा। पहले तो मैंने वैदेही को छोड़ दिया था,
परंतु अब वो वापस आई। मैंने सोचा अगर इस बार उसे छोड़ देता तो वो पुलिस को अपने साथ ला सकती थी, इसलिए पहले तो मैंने वैदेही को छोड़ दिया था, परंतु अब वो वापस आई। मैंने सोचा अगर इस बार उसे छोड़ देता तो वो पुलिस को अपने साथ ला सकती थी, इसलिए तू तो ज्यादातर अनाथ बच्चों को मारता था, फिर आशुतोष को क्यों मारा? वो तो तेरे स्कूल में पढ़ता था, ऊपर से गरीब भी था। उसका बाप मेरा भक्त था, और वो गरीब नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि उसके बाप के पास पैसे भी थे और जमीन भी, और वो दोनों मुझे चाहिए थे। इसलिए मौका मिलते ही मैंने उसके बाप को अपने झांसे में ले लिया। दोनों लड़कों ने अघोरी की बुलाई हुई आत्माओं को भगा दिया है महाराज। अघोरी की तपस्या भंग होने की वजह से आत्माएं इनके बेटों पर हावी हो गई हैं। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। देखो, तुम्हारे दोनों बेटों ने गलती तो की है, जिस वजह से आज उन दोनों की जान खतरे में है। हम ज्यादा से ज्यादा किसी एक बेटे की जान बचा सकते हैं। एक बेटे की बलि तो तुमको देनी ही पड़ेगी। अभिनव की जान बचाने के लिए उसने आशुतोष को बलि के लिए चुना। पूजा के नाम पे हमने उससे 3 लाख रुपए लिए और उसकी बलि चढ़ा दी। और अंकित ने क्या किया था? उसे क्यों गायब किया? उसने आशुतोष की बलि चढ़ाते हुए देख लिया। ना जाने तूने कितनी जमीनों का घमंड किया है, कितने घरों को बर्बाद किया है, कितने भोले भाले मासूम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। अपना साम्राज्य फैलाने के लिए कितने लोगों को बलि का बकरा बनाया, और ना जाने कितनी लाशों पर चल के तो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अब नहीं। आशुतोष, ऋतुराज और वैदेही जैसे कई केसेस और कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। इस जन्म में तो नहीं, तो इस जगह से निकलने वाला, समझा? आज दुनिया के हर एक कोने में ऐसे बाबा हैं जो आध्यात्मिक होने के साथ साथ बड़े बड़े और अच्छे अच्छे काम करते हैं, और लोग भी आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं। एक बात हम आप सबको बता देना चाहते हैं, आप आस्था जरूर पालें, लेकिन मर्यादा का भी पालन करें। और बाबाओं को आगाह करते हैं कि आस्था के नाम पर अगर वो लोगों के साथ विश्वासघात करेंगे, अपराध करेंगे, तो उसका अंजाम सीधा जेल होगा। आज भारत के हर एक कोने में कई ऐसे नामचीन बाबा हैं जो जेलों में बंद हैं, जिन्होंने आस्था के नाम पर लोगों को ठगा है। जिस तरह से गुरुनानक ने अपने करियर की शुरुआत की थी, अगर उसी सोच को लेकर वो आगे चलता तो शायद वो आज इस अपराध का महाजाल का रचयिता नहीं बनता। हम इन बाबाओं को ताकतवर बनाते हैं, और इस ताकत और भरोसे का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। और फिर ना ही सिर्फ ये लोग अपना नाम खराब करते हैं, बल्कि अपना अंजाम भी खराब करते हैं। हर दस्तक को पहचाने, और याद रखिए, धर्म के खिलाफ काम करने वाला कभी धार्मिक नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।